हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन किसी भी टीचर संबंधित एग्जाम में आते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसको ध्यान से देखिए और आप भी अनुमान लगाइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पावलोव के अधिगम के सिद्धांत का क्या नाम था। पावलोव के अधिगम का सिद्धांत का क्या नाम था। 4 ऑप्शन है, आप बताइए क्या हो सकता है ये इसका सही आंसर। बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या फिर आत्मीकरण। तो दोस्तों, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और यह जो है उनकी उनके अधिगम सिद्धांत का नाम था अनुकूलित अनुक्रिया। यानी कि जब जैसी हमारी जैसे कुत्ते पर जब प्रयोग किया था तो कुत्ते का नली जो है काट करके, कुत्ते का लार ग्रंथि काट करके वह जो है एक प्लेट में रखा। फिर जो है उन्होंने कुत्ते को जो है उसकी क्रिया को, भूखा कुत्ता था तो उसको जो है उस क्रिया को नापने के लिए कि वह जो है घंटी से उसको प्रत्यायित कर दिया और जब जब घंटी बजाते थे तब तब उसको मांस का टुकड़ा देते थे। तो लास्ट में ऐसा किया कि मांस का टुकड़ा न दे करके वह जो है सिर्फ घंटी बजाए। तो अनुकूलित अनुक्रिया, वह जो है उस कुत्ते का जो क्रिया था वह जो है घंटी के अनुकूल हो गया था। तो इस तरह से अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। मूल प्रवृत्तियों में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है बताइए। आप भी अनुमान लगाइए, कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर सही हो सकता है। अनुभव, संवेग, प्रयोजन या फिर बुद्धि। अनुभव, संवेग, प्रयोजन या बुद्धि मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? तो यह जो है अनुभव आवश्यक होता है। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा मूल प्रवृत्तियों में, और सब गलत होगा। अनुभव मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। आपको पता है कि मूल प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर रहती है और वह जो है जब जिस प्रवृत्ति का जैसा माहौल होता है उस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म लेती है या फिर दिखाई देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है प्रवृत्तियाँ होती हैं। कुछ जन्मजात होती है, कुछ जो है समाज द्वारा आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह क्या है बताइए क्या हो सकता है। कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा। और कोई भी अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है तो वह जो है स्वप्रेरित है, अपने से प्रेरित है, यानी सकारात्मक प्रेरणा उसमें होगा। और सब आंसर व्यक्तिगत प्रेरणा तो होगा ही, लेकिन इसमें जो है राइट ऑप्शन होगा यह जो है सकारात्मक प्रेरणा, क्योंकि वह अपने खुद से वह प्रेरित है, खुद से प्रेरित होता है तो वह सकारात्मक प्रेरणा की दृष्टि में माना जाता है। चौथा ऑप्शन होगा सकारात्मक प्रेरणा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या क्या चीज़ में सहायता करती है? जो हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि हम जो है जो भी क्रिया करते हैं पढ़ाने संबंधित, तो वह जो है जैसे मान लीजिए पढ़ाने संबंधित TLM बनाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए, तो वह जो है क्या सहायता करती है? क्लास बिताने में, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में या फिर शिक्षण को उपयोगी बनाने में। और दोस्तों, जो भी हम शैक्षिक संबंधित पढ़ाने संबंधित क्लास में बच्चों के यूजफुल संबंधित जो भी पढ़ाने संबंधित सामग्री होती है उसको हम बनाते हैं कि बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो वह जो है शिक्षण को उपयोगी बनाने में, क्लास बिताने में नहीं होगा, संप्रेषण करने में नहीं होगा, यह जो है काम बढ़ाने में भी नहीं होगा,
यानी कि शिक्षण को उपयोगी बनाने में। जो भी हम TLM बनाते हैं वह हमारे शिक्षण को बहुत ही उपयोगी बनाता है, यूजफुल बनाता है, बच्चों के समझने लायक बनाता है। तो शिक्षण को उपयोगी बनाने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हैं उनके प्रति आप शिक्षक के रूप में दृष्टिकोण रखेंगे। कैसा दृष्टिकोण रखेंगे? जो छात्र पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर छात्रों के प्रति क्या करेंगे आप? उपेक्षापूर्ण यानी कि उनको निगलेक्ट करेंगे, कठोर यानी कि मारेंगे पीटेंगे, या फिर दया का, या फिर सहानुभूति का? बताइए आप क्या हो सकता है इसका आंसर? उपेक्षापूर्ण, उसको किसी भी छात्र को हमको उपेक्षा नहीं करनी है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, कुछ भी हो, उसको पढ़ाना है हमको। हमारा दायित्व तो है कि हम इसको पढ़ा करके इसको अपने जीवन जीने लायक, या फिर उसको हमारा जो कर्तव्य दायित्व है उसको हम निभाए। तो उपेक्षापूर्ण नहीं होगा। जो छात्र कमज़ोर हैं उनको प्रति आप एक शिक्षक के रूप में दृष्टिकोण रखें। कठोर भी नहीं, मारना पीटना नहीं है, उनके प्रति कोई कड़ा रुख नहीं अपनाना है। सहानुभूति का भी नहीं, यह जो है दया का होगा। दया का, क्योंकि हम जो है एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह अपने जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सबको प्यार से समझाने की कोशिश करें। अब तो लॉ में भी आ गया है कि किसी बच्चे को अगर कोई टीचर मारता है तो वह जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और वह जो है उसके प्रति कोई भी उसके प्रति जो है FIR दर्ज हो सकता है। तो बच्चे को मारना पीटना नहीं है, बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना, दया का भाव रखना है। दया का भाव रखते हुए हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। जितनी बार वो पूछे उतनी बार उसको बताना है, समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व कैसेट के विषय में जानकारी छात्रों को दे देनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अगर मान लीजिए कि कोई हम वीडियो कैसेट दिखाते हैं, कोई टॉपिक है उसको हम पढ़ा रहे हैं, उसको हम चाहते हैं कि ऑडियो वीडियो में बना करके बच्चों को दिखाएं, तो उससे पहले आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसे 4 ऑप्शन है: नहीं, हाँ, कभी नहीं, अनिश्चित। तो दोस्तों, कभी भी हम पढ़ाने जाते हैं, अगर हम TLM बनाए हुए हैं या फिर इस तरह का कोई वीडियो कैसेट बनाए हुए हैं, तो उसके बारे में जो भी हम बनाए हुए हैं, जो भी स्टोरी है या फिर वीडियो है, उससे संबंधित हमको जानकारी एक तरह से दे देना चाहिए। मतलब हाँ, इसको यह देना चाहिए बच्चों को, उसको स्टोरी के रूप में पढ़ा देना चाहिए। पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चों को का माइंड सेट हो जाता है, उस स्टोरी को वह जो है अपने इमेज करने लगते हैं, उसको जो है सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मतलब कि उस स्टोरी को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। तो जो भी हम वीडियो कैसेट बना रहे हैं, उस वीडियो कैसेट से संबंधित जो भी स्टोरी है आप पहले बताइए। अब बताने के बाद जो है उसको उस कैसेट को दिखाइए। तो हाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी हाँ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो देखिए, इसके भी 4 ऑप्शन हैं: 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, या फिर 6 वर्ष। तो दोस्तों, बच्चों के मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास जो है 14 वर्ष में हो जाता है। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास जो है 14 वर्ष में हो जाता है? तो पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास कब से प्रारंभ होता है? 4 ऑप्शन है: जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर गर्भकाल में। तो दोस्तों, शिशु का विकास जो है जन्म से प्रारंभ हो जाता है। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, यह जो है गलत होगा। पहला जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, जन्म के पश्चात शिशु का विकास आरंभ होता है। जब भी वह जो भी देखता है, सुनता है, देखता है,
उसको जो है याद करने के लिए या फिर उसके माइंडसेट में, उसके दिमाग में वो घूमता रहता है, वह जो है सोचता रहता है, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो थोड़ा 2-4 महीने का हो, या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, जो जो चीज़ें देखते हैं उसको समझते हैं, सोचते हैं और अपना प्रतिक्रिया भी देते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, तो जन्म के पश्चात से शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और भी मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। धन्यवाद।